करिए देखिए। तो शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्लास से हम लोग। क्लास यूजीसी नेट सोशल वर्क की है, समाज कार्य की। और इसके संबंध में कुछ बातें रह गई हैं और भी महत्वपूर्ण उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों से हो सकता है एग्ज़ाम में रॉबर्ट रेडफील्ड की एक विख्यात पुस्तक का नाम है, ज़रा मुझे कोई बताएगा? रॉब हाँ, लिटिल कम्युनिटी 1955। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, ये सही है आपका। देखिए, एक सिद्धांत ऐसा है जिसे समृद्धि उन्मुखी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसी ने इसके बारे में सुना तो बहुत बार हो आप लोग, लेकिन जो ये समृद्धि उन्मुखी नाम लिखा हुआ है, ये शायद पहली बार आप सुन रहे हैं। बाकी उस सिद्धांत का नाम आप जानते हैं, बताइए कौन सा सिद्धांत है ये? जानते हैं आप लोग? सेवार्थी केंद्रित सिद्धांत है ये, क्लाइंट सेंट्रल्ड सिद्धांत है ये। ठीक है, इसी का नाम कार्ल रोजर जैसा लग तो रहा था पर क्लाइंट सेंट्रल्ड थ्योरी, और ये इसी का है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। और ये नाम किसका आता है? कार्ल रोजर्स का नाम आता है। किसका नाम आता है ये? कार्ल रोजर्स का नाम आता है। इंग्लिश में कोर तो सही कंडीशन इसे कहा जाता है जी। इंग्लिश में तो सर वही लिखा होगा ना, क्लाइंट सेंटरिंग। हाँ, इंग्लिश में देख लेंगे तो क्लाइंट सेंट्रल ही मिलेगा, है ना? क्लाइंट सेंट्रल ही मिलेगा, ये भी सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको, अगर बाय द वे, वैसे आजकल हिंदी बगल में ही आएगी आपके, है ना? तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ व्यवहार और मनोदैहिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कार्ल रोजर्स सन 1950 में इसको डेवलप किया था। इसको बोला गया ह्यूमन थ्योरीज, मानव पर आधारित थी थ्योरी ये। तो थेरेपी के माध्यम से यूज करते थे इसको। तो एक बात तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मध्यवर्ती वेरिएबल्स होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जो मध्यवर्ती वेरिएबल्स होता है, किसके द्वारा आप उसके मध्यवर्ती जो वेरिएबल है, चर है, किसके द्वारा आप इसको नियंत्रित करेंगे? नियंत्रित किसके द्वारा करेंगे आप? अरे वाह, रैंडम, शाबाश, रैंडम, बहुत बढ़िया शब्द बोला आपने, रैंडम, यादृच्छिक द्वारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो दिव्यांग व्यक्ति है और उसके अभिभावक की अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उसको देखभाल भी देती है। भाई, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, पेरेंट्स नहीं रहे उसके अब, तो वो पेरेंट्स जब नहीं रहे तो उस बच्चे की देखभाल, बात मैं कर रहा हूँ दिव्यांग व्यक्ति को लेकर, संरक्षण का उपाय बताइए किसके, कौन सी समिति में आएगा ये, या आप ये कह लीजिए कौन सा संगठन में आएगा ये, जो सरकार के द्वारा चलाया गया? नहीं, ऑप्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय अगर आता है तो हालांकि ऑप्शन नहीं देगा ये। उसके अंतर्गत चलाए गए कई बोर्ड हैं, नेशनल ट्रस्ट है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है आपका, बाल कल्याण समाज बोर्ड है आपका, दिव्यांग फाइनेंस और डेवलपमेंट एक निगम है ना, जिसको आप बोलते हो कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम। तो इससे कंडीशन पे आप याद रखिएगा, नेशनल ट्रस्ट कौन सा? 1999 वाला जो अधिनियम है। समझ में आया? हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में, थोड़ा सा आप इसको समझते चलिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ी सी हैंडीकैप, क्या वित्त विकास निगम, इसका क्या था? एनएच? नहीं, इसका एनएच नहीं, इसमें ये था, आप ये इस तरीके से याद रखिए इसको कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, है ना, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड क्या बनेगा, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाँ, 1997 में स्थापना हुई थी इसकी, 1997 में। ठीक है,
अच्छा, मैं आपसे क्या बोलने चल रहा था, फोबिया के बारे में आप थोड़ा सा जान देख लीजिए। मैं भी आपको पीडीएफ भी निकाला था ना फोबिया के बारे में। पहले निकाले थे। हाँ, ये रहा। देखिए, इसमें आपको देखो, मैं एक से लेता हूँ, एक से। हाँ, एक गायब है क्या इसमें, एक स्लाइड गायब है। चलो अच्छा, कोई नहीं, अभी इसको कवर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक है एक्लोफोबिया, अंधेरे से भय। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, ये नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये यूजीसी में पूछा गया है। एगोराफोबिया, है ना, खुली जगह से या भीड़ से, या भीड़ का भय। ठीक है, गणित से ये भी नहीं पूछा जाएगा। बिब्लोफोबिया भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। देखो, चाहो तो ट्रिक लगा सकते हो, पैथागोरस परिमेय, है ना। ऐसे शब्द यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये जो है एर्थमोफोबिया रिलेट करता है, तो यानी अर्थमेटिक जैसे शब्दों को रिलेट कर रहा है ये, तो अंक गणित से लगा लीजिए। बिब्लो में अगर आप देखेंगे तो बुक रिलेट हो रही है ना, इससे रिलेट कर सकते हैं आप इसको, है ना। और अगर हम बात करें, देखिए ये आपका जो है बाथमोफोबिया, ये आप छोड़ दीजिए इसको। बदसूरत का भय, केकोफोबिया, ये भी छोड़ दीजिए। बर्फ से भय छोड़ दीजिए। कुत्तों से भय, इसको सही कर लीजिए। साइनोफोबिया, बिल्ली को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। गेमोफोबिया, शादी से भय, गलत, इसको छोड़ दीजिए। और ये नोट कर लीजिए, जनता में बोलने का जो भय है ये हो सकता है। तो सोशल वर्कर हैं, क्लाइंट के सामने केस नहीं मिल पाता है, तो ऐसी कंडीशन पर हो सकता है कि कम्युनिटी वर्क हो या ग्रुप वर्क में ऐसा मानसिकता बन सकती है। ग्लेसोफोबिया, ये आप नोट कर लीजिए। महिलाओं से डर, छोड़ दीजिए इसको, है ना। हाँ, खून से भय, ये आपको बना सकता सवाल। हीमोफोबिया, है ना, ये काफ़ी फेमस रहा है। हाइड्रोफोबिया, नाम से मालूम है, पानी से भय और खून से भय। तो इसमें आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लेक्टोफोबिया छोड़ दीजिए यहाँ पर। मिजोफोबिया, ये भी छोड़ दीजिए, संक्रमण से है हालांकि। मोनोफोबिया, अकेले से, छोड़ दीजिए, काले रंग से गए। ये ले लीजिए आप, ओबेसोफोबिया, मोटापे से भय, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। बीमारी से भय, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। पैथोफोबिया, बीमारी से। पायरोफोबिया, आग से, इसको भी रख लीजिए। स्कूल में फोबिया गलत है, इसको छोड़ दीजिए। भूत को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, परीक्षा से डर, इसको रख लीजिए 39 वाले को। एग्जाम फोबिया, नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा, है ना। बस इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो ऊंचाई से डर एक्रोफोबिया। एग्रोफोबिया, हाँ, ऊंचाई से भय, डर लगता है ऊंचाई से। नहीं। अच्छा जी, चलो फिर ठीक है, ऊंचाई से जो भय होगा उसको एक्रोफोबिया। अच्छा, आगे देखिए, देखिए एक मौन और खामोशी है ना। मौन के बारे में किसने बताया अभी? मौन और खामोशी, साइलेंट, नहीं पता सर, आप बताइए। साइलेंट की एक बुक है, वो बुक आई थी, देख रहे हैं, रुक जाओ। इसको बोलते मौन की चुप्पी ना, चुप्पी मौन है, क्या बोलते हैं, चुप, मौन की चुप्पी।
याद है किसी को? सुना सा तो लग रहा है, मौत की चुप्पी, हाँ सर कुछ याद आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं आ रहा। एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसका ना। चलो अच्छा अभी देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखो, इनकोडिंग कूट बनाता है किसके लिए अनिवार्य है ये बात? इनकोडिंग प्रेषक के लिए, इनकोड तो वही करेगा ना, प्रेषक। सही बता रहे हो ना सभी? हाँ सर सही है, इनकोड इनकोडिंग जो होगा प्रेषक के लिए होगा। हाँ बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी विकलांग दिवस मालूम है आपको? विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को मनाया 3 जाता है। दिसंबर, यस। ठीक है, ये तो सही है आपका। अच्छा आपने नाम सुना है CEDAW के बारे में? हाँ, क्या है ये सीडो? महिलाओं के अगेंस्ट सारे डिस्क्रिमिनेशन का वो है, 1979 में आया था और 1980 से लागू हुआ। ओके, तो ये एक प्रकार का द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के परिप्रेक्ष्य में है ना। ये 1979 में आया था। हाँ, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप लोगों से प्रश्न, देखो पेपर में जितना आप लोगों को बताया जा रहा है ना वही एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन पर यह सन 1993 में संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा में 1979 में महिला समानता संधि के लिए एक सामान्य अनुशंसाएं बनाई गई थी ताकि भेदभाव को समाप्त किया जा सके वैश्विक लेवल पर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आपके सामने जो ये मैंने लिखा है आपको CEDAW, यानी महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। 18 दिसंबर 1979 को इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, याद रखिएगा इसका। इसका अध्यक्ष जो रही अभी वर्तमान में जो है उनका नाम है हिलरी का क्या नाम है? हिलरी गेबेडेमा। ठीक है, याद रखिएगा इसका वर्तमान में। भाषा वगैरह हालांकि इसमें नहीं आती है, लेकिन इसमें जो भाषा बोली जाती है वो 6 टाइप की भाषाएं हैं। अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है ना इसमें। सर ये नाम बताया जो इनकी क्या भूमिका बता रहे हैं आप, अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष है, हाँ अभी वर्तमान में अध्यक्ष है हिलरी। इसमें भी कुछ अनुच्छेद वगैरह हैं, अनुच्छेद वगैरह से उतना प्रश्न वगैरह तो नहीं बनाए जाते हैं है ना। कुछ अनुच्छेद इसमें जो है दिए गए हैं, 25 से 30 अनुच्छेद तक लगभग है। महिलाओं के संबंध में अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट धाराएं जो 4-5 आपको लग रही हो क्या आ सकती है वो बता दीजिए। देखिए इसमें अगर हम इसको लेकर चलें तो इसमें कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में वास्तविक समानता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद नंबर 4 इसमें बताया गया है। तो अगर लग रहा है ये आपको बढ़िया है तो अच्छा आप बना लीजिए इसको। और राज्य के दलों को जो महिलाओं की तस्करी और महिलाओं के वेश्यावृत्ति के शोषण के लिए जो सभी रूप में दबाव के लिए जो कानून सहित बनाए गए हैं उचित उपाय, वो अनुच्छेद नंबर 6 में बताए गए हैं, अनुच्छेद 6 में कहे गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, प्रशासन की बात अगर हम करते हैं प्रशासन की, तो अनुच्छेद 25 से लेकर 30 के बीच में है। इसमें प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को बात करना, ये बन जाएगा आपको। मुर्रे जी रॉस एक याद रखिएगा, 3 उपागम इसके हैं, काफ़ी फेमस रहा है उपागम, आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। 3 उपागम कौन कौन से हैं? सामान्य, विशिष्ट, विशिष्ट प्रक्रिया का दृष्टिकोण और सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया है ये। एक सामान्य है, एक विशिष्ट है, एक प्रक्रिया है, ये 3 है प्रक्रिया है मुर्रे जी रॉस का। वैसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे जब पेपर में आपको मिलेगा। आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की नीति के बारे में। हाँ 2001। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा कब हुई? 2001। बहुत बढ़िया। और महिलाओं के यहाँ पे पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक और आर्थिक 2 बातें बताऊंगा। सकारात्मक तरीके से
वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक नीति के जरिए दो ही बातें, सामाजिक नीति है एक आर्थिक है, इन्हीं के जरिए एक माहौल का निर्माण हुआ ताकि उनकी क्षमताओं को समझा जा सके और उन्हें सक्षम बनाया जा सके, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकार और मौलिक आज़ादियों को पुरुषों के समान कानूनी और व्यवहारिक उपयोग के परिप्रेक्ष्य में रखा गया। तो यानी एक प्रकार से सकारात्मक और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया था। इसमें 2001 का है, ये नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये श्योर है कि पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। स्वास्थ्य देखभाल के लेकर बात करना जी। सर 2010 में भी तो है। 2010 नहीं, 2001 याद रखेंगे आप। 2010 को नहीं याद रखेंगे, 2001 को याद रखेंगे। कानूनी क्षमता में वृद्धि करना, पुरुष और महिला का दोनों को सक्रिय भागीदारी, विकास की प्रक्रिया में लैंगिक दृष्टिकोण का नियोजन करना, महिला बालिका के साथ होने वाला जो भेदभाव है उसको समाप्त करना, सिविल सोसाइटी के साथ विशेषकर महिला संगठन के साथ साझेदारी का निर्माण करना है और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना है। यही बात आपको बताई गई थी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। बताइए जरा, संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाने और राष्ट्रपति की सहमति के बाद कितने दिनों में विधेयक लागू होता है? कितने साइन दिन? होने के बाद हाँ 14 या 15 दिन के अंदर है सर, 15 दिन। नहीं, 30 दिन। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने से लगभग 30, मतलब उसके अंदर भी हो सकता है सर ऐसा। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो गया है, लोकसभा राज्यसभा। अब राष्ट्रपति की सहमति दी गई है, हस्ताक्षर हो गए, सहमति दे दिया। सहमति मतलब ये होगा ना, हस्ताक्षर हो गया, तभी तो सहमति मिली। सर मुझे 14 दिन याद है, 14 दिन के अंदर होता है ऐसा नहीं, याद। 30 दिन इज द राइट आंसर होगा, 14 दिन मत लगाइएगा, 30 दिन ही आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है सर। हाँ, 30 दिन ही लगाइएगा, यही आपका सही रहेगा, 30 दिन वाला ही। अच्छा, कोई अगर संगठन बना रहे हैं तो संगठन को बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप से गुजरना होगा संगठन को बनाने के लिए। तो वो स्टेप कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होगा आपका जहाँ पे समेकन शब्द यूज होता है। एक समेकन, समेकन जानते हैं क्या होता है? समेकन मिलकर, एक प्रकार से मिलकर काम करने को बताता है समेकन। हाँ सर, एक साथ मिलकर। एक साथ मिलकर काम करने की बात करता है। छोटी छोटी कमियों को कंपनियों में क्या होता है उसको दूर करने की बात करता है। बड़ी कंपनी वाले जो होते हैं समेकन जैसे शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है, समामेलन शब्दों का यूज करते हैं ये सब। तो यूजीसी समेकन शब्द देता है, समेकन लगाइएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे, अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ संगठन में, जब कोई संगठन को बना रहे हो, आगे ले जाना है आपको, तब उसमें फिर उसके बाद आप पहल करना, फिर विस्तार करना, फिर समाप्ति कर देना। ये 4 पॉइंट आप नोट कर लेना, 4 पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी सर। अगर मैं कहूँ कि जो चीज़ भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है आपके सामने, समझ रहे होंगे भौतिक का मतलब प्रत्यक्ष आप मैं बात कर रहा हूँ, वो उपस्थित ना हो और उसे देखना और महसूस करना हो तो आपको, तो उसे आप क्या बोलना चाहेंगे? आप उसे, जिसे उपस्थित नहीं है वो, उसे देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उससे जब महसूस करना, देखने की जो प्रक्रिया बन रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्यूसिनेशन कहेंगे उसे, हेल्यूसिनेशन कहेंगे उसे। नोट कर लीजिएगा, समझिएगा अच्छे से इसको, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। आपने सुना होगा सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। वह सिद्धांत अगर बात करता है किसका नाम आता है तो आप अगस्ट काम्टे का ही लगाइएगा, अगस्ट काम्टे का लगाइएगा। कुछ कैसे रिपीट कीजिए, हम लिख रहे थे। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि सामाजिक विकास की अगर 3 अवस्था पूछेगा
तो किसका नाम लगाइएगा, तो आप अगस्त काम्टे का नाम लगाइएगा। अति भौतिक आध्यात्मिक प्रत्यक्षवादी, ये लेवल के आधार पे बताया था, है ना, लेवल के आधार पे बताया था। एक होता है DSM-4, एक होता है ICD-10, है ना। इन दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है, सोशल वर्क से ही रिलेटेड है ये दोनों नाम। ICD-10 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, और 10 का मतलब होता है संस्करण, 10वां संस्करण आया था ये। आपने बताया था इंटरनेशनल, जी, किसके बता रहे हैं सर आप ये? इंटरनेशनल ICD का बता रहा हूँ, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, और 10 जो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब ये 10वां संस्करण है। अब आजकल आपको ने सुना होगा DSM-10 आता है, आजकल किताबें जो आ रही हैं ना वो DSM-10 की आ रही हैं, परिभाषा वगैरह भी DSM-10 लिखता है, पहले 5 चल रहा था, अब 10 आ रहा है। तो ये जो DSM है वो है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल है, मैनुअल है। 5 लिखेगा 5th एडिशन लिखेगा तो आप 5 लिखेगा तो 5th एडिशन समझिएगा, 10 लिखेगा 10th एडिशन समझिएगा। तो या मुझे जहाँ तक उम्मीद है 90% 5 आएगा, 90%, 90%। सर डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल, मैनुअल मैनुअल। ये होता है, याद रखिए। अच्छा आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे, जैसे ओल्ड एज वाले हैं, डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वाले व्यक्ति हैं, है ना, ऐसे व्यक्तियों के लिए सामाजिक बीमा का जो कार्यक्रम है वो जानते हैं किसके द्वारा लाया गया था भाई? ओल्ड एज वाले बच्चों व्यक्तियों के लिए, डिसेबल वाले व्यक्ति के लिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस के परिपेक्ष में जैसे वो उनकी अगर आए दिन तबीयत ही खराब होती है, इन सभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए सामाजिक बीमा का जो कार्यक्रम था वो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो 1935 वाला था वो था। ऑप्शन में आपको मिलेगा पुअर लॉ वाला भी मिल सकता है, 1572 अधिदेश का भी मिल सकता है, 1662 का बंदोबस्त कानून भी मिल सकता है। तो आप लोग सामाजिक सुरक्षा का अधिनियम को लगा के आइएगा, वही आपका करेक्ट रहेगा, जहाँ ओल्ड एज और डिसेबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, सर्वाइवर्स होता है, इन सभी के बारे में अगर कोई बात करने वाला व्यक्ति है ना तो वो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा आपको बताऊँ, काफ़ी फेमस रहा एक अल्जाइमर दिवस के बारे में, अल्जाइमर दिवस के बारे में। कब मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस? 21 सितंबर। 21 सितंबर। टीबी दिवस? 24 मार्च। Very good. हाँ, विश्व स्वास्थ्य तो मालूम है। टीकाकरण दिवस? नहीं पता। 16 मार्च, ये याद रखिएगा। ये कुछ मॉडल्स की बात कर लें, जैसे अगर हम बात करें मॉडल्स में, समस्या समाधान मॉडल, अगर हम बात करें लोकेलिटी विकास का मॉडल किसने दिया है? ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी पूछ लेगा, रोथमैन का देगा, वेरी गुड। अच्छा आप बताइए जरा, मनोसामाजिक मॉडल किसने दिया है? मनोसामाजिक मॉडल, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मनोसामाजिक, मनोसामाजिक। की रक्षा। तो विकास का सिद्धांत हैमिल्टन का पता है। अगर हम बात करें तो ये हॉलिस का नाम आता है, और इसका हॉलिस का, हैमिल्टन का नहीं आएगा। नहीं यहाँ पे हॉलिस का नाम आएगा, ठीक है। मनोसामाजिक का अगर मॉडल अगर हम बात करें तो हॉलिस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। साइको सोशल मॉडल एफ हॉलिस। ठीक है भाई, बोलते रहिए। हाँ सर। थोड़ा। ठीक है सर। ठीक है।
ये चीज़ें आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में कल मदद मिले। जी बताएं। जो बच्चों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो भी एक बार बता दीजिए। अच्छा, वर्षों के बारे में भी बात करते हैं, तो अभी आ रहे हैं, रुक जाओ, उस पर आ जाते हैं। अच्छा, ये जानते हैं आप, ये स्वास्थ्य, यही मॉडल स्वास्थ्य विकास के नाम पे आता है, यही मॉडल सुरक्षा प्रेरणा के सिद्धांत के नाम पे आता है, यही मॉडल, यही यही जो आपको मैं बात कर रहा हूँ अभी, मनोसामाजिक मॉडल वाला, है ना। इसमें अगर हम बात करेंगे आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक प्रकार से जो है हमें देखने को मिलते हैं इतने मॉडल्स इसी के नाम पर। इसमें जो रिसोर्सेज के रूप में यूज करते हैं, ब्लॉक वगैरह यूज करते हैं, डिस्कवरी से खोज को, जी लैंग्वेज को, आर्ट को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम इसको बेसिकली यूज में लाते हैं। बाकी जब बात हो साइको सोशल डेवलपमेंट की बात, मतलब मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत की जब बात करें तो वो एक इरेक्शन का आएगा, वो 8 स्टेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 8 स्टेजेस होते हैं। हाँ, वो आप ध्यान रखिएगा। कार्य केंद्रित चिकित्सा कितने दिया है? पल्स लॉरा और EMDR। हाँ पर ये आपको जो है ध्यान और आपने रखना। बताया था ना कि पद्धति के रूप में पीटर मार्क्स इन्होंने थेरेपी दिया। हाँ और हाँ पद्धति बिल्कुल। के कार्य की। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको जो है ध्यान रखिएगा, सभी लोग, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, व्यवसाय समाज कार्यकर्ता जो होता है उसके लिए सबसे अहम भूमिका होगी आचार संहिता, व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। इसलिए जब भी कभी व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता आता है तो मैं आपको बता दूं कि वो हमेशा या तो निपुणता को लेके आएगा या आचार संहिता को लेके आएगा। व्यवसाय के ही दृष्टिकोण से बात करें, आप जानते हैं व्यवसाय बेसिकली इसमें इम्प्रूव पे चल रहा है, मतलब एक प्रकार से ऐसा आप कह लीजिए कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा ऑप्शन को देखकर, और वो इम्प्रूव पे चल रहा है। तो वहाँ पे जितने भी सोशल वर्कर के बारे में लिखा रहेगा वो पॉजिटिव शब्द लिखा रहेगा, और पॉजिटिव ही आपका सही माना जाएगा वहाँ पे। अब हिंदी कैसी कैसी वो यूज करता है वो उसको समझने की कोशिश करिएगा, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। और जो समाज कार्य का सिद्धांत है वो केस वर्क का कॉमन सिद्धांत बता रहा हूँ। केस वर्क में भी सिद्धांत तो लागू होगा, वो ग्रुप वर्क में भी लागू होगा, और वो कम्युनिटी वर्क में भी लागू होगा, एक कॉमन सेंस, है ना। और फिर उसके बाद अगर ग्रुप वर्क का जो सिद्धांत है वो अलग है, हालांकि अब एचबी ट्रैकर की बात करूँ तो उन्होंने अलग सिद्धांत दिया था। व्यक्तिकरण वाला होगा। नहीं, व्यक्तिकरण में कहाँ से कहाँ जा रहे हो, अभी इसी पे बात आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि कॉमन बोला ना। कॉमन जो एचबी ट्रैकर का है वो 10 सिद्धांत है। वो कितने सिद्धांत? 10 सिद्धांत। अब एचबी ट्रैकर के जो 10 सिद्धांत हैं वो तो उसमें है ये व्यक्तिकरण का सिद्धांत, एक तो कॉमन भी तो है भाई, गोपनीयता का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, ये कॉमन भी तो है सारे सिद्धांत। तो ये सिद्धांत तो सब जगह लगेंगे। और प्रिंसिपल्स। हाँ, प्रिंसिपल्स। और नहीं तो फिर उसके बाद जो एचपी ट्रैकर का 1948 वाला है, अगर वो नहीं आता तो वहाँ पे उसको लागू कर लेना, वो आपका जो है सारा लागू हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, ये बात तो याद रहेगी आप सबको ना। हाँ हाँ, प्रिंसिपल्स का बोल रहे थे, थोड़ा कंफ्यूज था। चलो कोई नहीं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो जैसे आपको अच्छे से मालूम होगा सामाजिक आंदोलन को लेकर, तो मैं आप लोगों से कहूँगा सामाजिक आंदोलन की कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं। जैसे हार्टन एंड हंट के द्वारा बताई गई है 5 स्टेजेस, फिर ब्लूमर के द्वारा बताई गई है 5 स्टेजेस, फिर जैसे अभी मैंने अवस्था बताया था आपको, सामाजिक समूह कार्य की अवस्था में गर्लैंड का क्या है, ट्रेकर क्या है, टकमैन क्या है, बेल्स का क्या है, नॉर्दर्न का क्या है। ठीक उसी प्रकार से एक सामाजिक आंदोलन की भी अवस्थाएं हैं, है कि नहीं। ब्लूमर का आप नोट करना है तो कर जी, क्या कह रहे हैं आप? बताइए थोड़ा, आप बताइए सर। अच्छा, अवस्था बता देता हूँ, ब्लूमर वाला आप नोट कर लीजिए। पहला उत्तेजना आती है, पहली उत्तेजना स्टेज बनेगी। दूसरा निश्चित भावना का विकास होगा। तीसरा निश्चित भावना का विकास, दूसरा लिख लिया। तीसरा आपका मनोबल का विकास होगा, तीसरा मनोबल का विकास होगा। चौथा विचारधारा का निर्माण होगा।
विचारधारा का निर्माण होगा, चौथा। और फिर पांचवा आपका संचालन युक्तियों का विकास होगा, संचालन युक्तियों का विकास होगा। ठीक है। पांचवा किसके द्वारा बताए थे आपने? ब्लूमर, 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 संचालन युक्तियों का विकास। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आप लोगों से हो सकता है। क्यों खबरें इतनी सारी जानी चाहिए, किसकी सुनी खबरें? जी सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान रख लीजिएगा, है ना, हर्बर्ट ब्लूमर का नाम। ठीक है। बाकी हर्टन हंट का भी है, 5 है। असंतोष की एक अवस्था है, उसके बाद उसने उत्तेजना की अवस्था बताई थी, फिर फिर उसके बाद औपचारिक बताया था, फिर संस्था बताया था, फिर समापन बताया था। तो ये आंदोलन करने की अवस्थाएं बताई गई थी, आंदोलन के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आगे अगर हम बात करें तो दर्शन में अगर हम चले ना, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि दर्शन में एक अहम भूमिका जो है, हर्बर्ट बिस्नो का नाम याद रखिएगा, है ना। उसने व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी बताया है, समूह और व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के बारे में बताया है, और एक प्रणाली और उसके कार्य के संदर्भ में बताया है, और एक सामाजिक कुसमायोजन को बताया है, यानी सामाजिक परिवर्तन को बताया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि हर्बर्ट बिस्नो का नाम इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आप थोड़ा सा दर्शन के दृष्टिकोण से आप ध्यान रखिएगा। 4 क्षेत्र बताए थे उसने, 4 क्षेत्र बताए थे। ठीक है। एक शब्द आता है सर्वोदय करके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और एग्ज़ाम में भी ये पूछा भी जा चुका है, कई बार एग्जाम आया भी प्रश्न है सर्वोदय को लेकर। सर्वोदय विचारधारा किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ है, तो वो गांधी जी का नाम लगाइएगा। गांधी जी, सर 1948 में। हाँ, और सर्वोदय समाज के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो गांधी जी नहीं है। सर्वोदय समाज के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो गांधी जी नहीं है। ऑप्शन में गांधी जी रहेंगे, हाँ, आचार्य विनोबा रहेंगे, आचार्य विनोबा भावे रहेंगे। तो इसलिए दोनों बातों को एक साथ लिखिए, ताकि आप दोनों में आइडेंटिफाई आसानी से कर सकें, है ना। इसलिए आप इसको दोनों समझे रहिएगा अच्छे से। ठीक है। और अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय, ये सब के बारे में आपको मालूम है, इस पर क्या टाइम वेस्ट करें हम लोग, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान, अच्छा, चैरिटी ऑर्गेनाइज सीओस तो जानते हैं आप, अमेरिका की कब आई थी और यूएस की आप कब आई थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। जो जैसे अन्ना हजारे का जो भ्रष्टाचार है उसके संबंध में याद रखिएगा, बाबा आमटे का नाम याद रखिएगा, मेघा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा नाम है उनके, वो उनके जो चलाए गए समाज सुधार जैसे संस्थाएं हैं, उसको ध्यान रखिएगा। ये समाज का जी, बताना एक बारी बाबा आमटे का। बाबा आमटे का जब भी कभी ऑप्शन में आएगा तो आनंद वन करके आएगा, उनके नाम के साथ आनंद वन करके आएगा, बाबा आमटे, है ना, बाबा आमटे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे समाज कार्य का कोई लक्ष्य पूछ लें, अब वहाँ पे आप ये देखना, समाज कार्य का केवल एक ही शब्द याद, एक वाक्य लिख लीजिए बस। वह वाक्य है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, बस। अभी इसी के आधार पे आप जब भी कोई प्रश्न अगर आए, हो सकता है यही प्रश्न आ जाए, समाज कार्य का लक्ष्य कौन सा है, तो हालांकि सामाजिक तनाव को घटाना ये भी रहेगा ऑप्शन में, सभी को सेवा प्रदान करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, अभिजात वर्ग मतलब कुलीन वर्ग होता है उसकी सेवा करना, ये सारे ऑप्शन में रहेंगे। एक से एक ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कौन सा बनाए कौन सा ना बनाए। लेकिन आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा जिसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना सामाजिक कार्य का लक्ष्य होगा, ये सामाजिक कार्य का लक्ष्य होगा। अब समाज कार्य के पूछ ले अगर आपसे कि भाई उद्देश्य क्या होगा, तो दोनों प्रश्न में मैंने आप लोगों के साथ बता भी रखा, अच्छे से चर्चा भी किया है। तो यहाँ पे जो उद्देश्य होता है समाज कार्य का, बेसिकली व्यवसाय के जो कौशल होंगे उसका विकास करना होता है, पहला। दूसरा याद रखिएगा ये कि जैसे क्लास में या कहीं जहाँ आप कार्यस्थल पर हैं वहाँ हो सकता है, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, वो क्लास भी लिख सकता है, कार्यस्थल भी लिख सकता है, ऑप्शन में, है ना, दोनों लिख सकता है। मैं दोनों बता देता हूँ। तो कार्यस्थल में जो प्राप्त किया गया जो सुविधाएं हैं, या उस सुविधाओं के आधार पे क्षेत्र अभ्यास के साथ एकीकरण करेंगे। इतना बड़ा ऑप्शन आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, इतना बड़ा आएगा, क्षेत्र कार्य के साथ एकीकरण करना,
और क्लास के अगर आएगा तो क्लास में लिख देगा कि क्लास में प्राप्त शिक्षा का पूछ लेगा वो। क्लास लिखेगा तो क्लास में लिखेगा प्राप्त शिक्षा का क्षेत्र अभ्यास के साथ एकीकरण करना, ये लिखेगा। तो दोनों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए ये भी चीज़ है। क्लियर है ना। अच्छा, जब आप समाज कार्य व्यवसाय दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो क्या चीज़ें देखते हैं व्यवसायिक दृष्टिकोण से समाज कार्य में? भाई नागरिक के रूप में सेवार्थी को देखोगे, हाँ या ना? हाँ प्राप्तकर्ता के रूप में सेवार्थी को देखोगे, हाँ या ना? हाँ सर। और संसाधन के रूप में सेवार्थी को देखेंगे, तो ये बेसिकली समाज कार्य का एक व्यावसायिक दृष्टिकोण बन जाता है। ये व्यावसायिक समाज कार्य का दृष्टिकोण बनता है। तो व्यावसायिक समाज कार्य का दृष्टिकोण आप समझ लीजिए कि सेवार्थी जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो एक तो नागरिक के रूप में उसे ले लिया, प्राप्तकर्ता के रूप में ले लिया, संसाधन के रूप में ले, बहुत सारी चीज़। अच्छा याद रखिएगा, वस्तु के रूप में नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। बात ध्यान रखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप समाज कार्य का व्यावसायिक दृष्टिकोण कौन सा नहीं है, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो वस्तु के रूप में नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई थोड़ी ना आता है बात, है ना, समझ रहे हो? हाँ जी हाँ जी सर। हाँ। हाँ सर वो तो हाँ इसलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को आप थोड़ा सा इसको भी समझ रहिएगा। बाकी आपको एक चीज़ बता दूँ कि समाज कार्य में जो उसकी वैल्यू है सोशल वर्क के, उसको ना अमूर्त, अमूर्त का मतलब समझते हो, अब एब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे मैं आपसे इमेजिन कर रहा हूँ आप लोग के सामने, मान लो सपोज मान लो कि आईफोन नहीं है, सपोज मान लो, तो मैंने कहा आईफोन भाई, आपने जैसे A15 या A102 देखा होगा, तो आपने कहा हाँ भाई ये होता, ये आपके मन में एक पिक्चर बन गई आईफोन का, तो ये अमूर्त है। मैंने आपको कहा भाई एक एप्पल के बारे में बता रहा हूँ, या अभी किसी ने मुझे बता रहा था उनके बारे में, क्या नाम उनका है, MP में कौन सी इंस्टीट्यूट का नाम मैं बता रहा था, इला क्या नाम बता रहे थे आप? सेवा, वही सर, सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन वाला है। हाँ हाँ, तो क्या नाम था उनका जो वो थे? इला भट्ट। इला भट्ट का। तो अब जैसे आपने वहाँ पे नाम लिया इला भट्ट का, तो अब आपके मन में ये चीज़ें जो लोग देखे होंगे मिले होंगे उनके मन में पिक्चर बन गया होगा, हमारे मन में भी बन गया होगा, लेकिन हमने देखा तो नहीं है, लेकिन एक पर्सन के रूप में बन गया उनका पिक्चर, है ना। एक तो वो एक प्रकार से हमने अदृश्य, एक प्रकार से अमूर्त हमने डिस्कशन किया है, अमूर्त डिस्कशन है, इसको अमूर्त बोलते हैं। मूर्त ये होता है कि जैसे अगर मेरे सामने आप लोग बैठे हो, तो इसको मैं कहूँगा अगर आपके बारे में बता रहा हूँ, किसी चीज़ को समझा रहा हूँ, तो वो मूर्त होती है। तो एक साधन स्वरूप में किसने वर्गीकृत किया, सोशल वर्क की जो वैल्यूज है ना, वो अमूर्त के रूप में किसने बताया? पंपरी एक नाम आता है, पंपरी, नहीं, पंपरी मत लगाइए, हर्बर्ट बिश्नोई का ही लगाइए, हर्बर्ट बिश्नोई, ठीक है, हर्बर्ट बिश्नोई ने बोला था, ठीक है, क्लियर है, बताइए। इस तरीके की बात आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये हमारे लिए, हम सब के लिए, है ना। बाकी आप ट्रेकर के बारे में तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ, और बाकी उनके बारे में जो चर्चा हम लोग कर रहे थे उनके बारे में भी देख लिया, रोथमैन, सिद्दीकी वगैरह के बारे में, है ना, ये सारे पढ़ लिया, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। लखनऊ विश्वविद्यालय और समाज कार्य के बारे में मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों से, है कि नहीं? ये तो आप जानते ही होंगे इसके बारे में, कल तो आप लोगों को मैंने बता दिया था, बार बार क्या उसके बारे में चर्चा करूँ, है कि? ठीक है, बात करते हैं कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, अच्छा एक चीज़ और, समाज कार्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? समाज कार्य शिक्षा की जो परिषद, 1949। शिक्षा परिषद की बोला है ना, 1936 होगा ना, वो तो आप 1952 बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? नहीं 49 बोल रही थी, वो नहीं, वुमेन्स का था सर, सॉरी। नहीं। यार मैंने शिक्षा बोला है, शिक्षा परिषद। हाँ, तो वुमेन्स की शिक्षा परिषद अलग है ना, वो उसमें उनका अलग है। तो जो समाज कार्य शिक्षा परिषद है ना, वो 1936 है, 1936 है। अच्छा, आपने एक देखा होगा व्यवस्था अभिगम, एक मिनट थोड़ा सा जरा रोकना। एक और प्रश्न, जैसे अगर आपसे पूछ ले कभी व्यवस्था अप्रोच, सिस्टम अप्रोच मतलब होता है व्यवस्था अभिगम। अब व्यवस्था अभिगम को कैसे, इसकी जो व्यवस्था अभिगम है इसको कैसे क्रम में लगाओगे,
आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि व्यवस्था सबसे पहले अभिगम को। व्यवस्था अभिगम आएगा, फिर कार्यकर्ता अभिगम, फिर लक्ष्य, फिर सेवार्थी नहीं 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 नहीं। तुम करता, फिर सेवार्थी, फिर लक्ष्य, फिर केस किया। पहले आप ना अपने आप को रखें एक प्रकार से परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में रखें आप, है ना, परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था के रूप में रखें। और उसके बाद आप अभी तो आप लोगों ने शायद ये प्रश्न भी जल्दी ही किया था मेरे समझ से, मुझे याद आ रहा है जैसे एक लक्ष्य आता है, लक्ष्य व्यवस्था आता है, फिर उसके बाद सेवार्थी आता है। ये क्रम जरूर लगाइएगा। तो ये बेसिकली व्यवस्था अभिगम अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है। बार्टोलेम फिर पहले आएगा ना सर लक्ष्य। नहीं, पहले आपका भाई आप रहोगे तभी तो लक्ष्य लोगे। यहाँ एक मैं सिस्टम की बात मैंने कहा है, मैंने कहा सिस्टम होना चाहिए। मैंने आपसे कहा भाई एक सिस्टम होना चाहिए, तो आपने कहा कि भाई चलो आपने सिस्टम मान लिया कि पहले आप आए फिर टारगेट किया, और उसी टारगेट में अध्ययन वगैरह सब कुछ शामिल हो जाता है। उससे पहले और परिवर्तन अभिगम के जो है अभिगम जो वो है कार्यकर्ता है उसके बीच में, उससे और लक्ष्य के बीच में अध्ययन वगैरह सब शामिल है ना, सब शामिल है उसमें। सेवार्थी बाद में आएगा है ना। हाँ, लास्ट में आप सेवार्थी को रख लीजिए। ये एक प्रकार से इसको आप ध्यान रखिए। आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस का एक किताब आई थी, जानते हो इंटीग्रेटेड किसकी थी? एसबी देसाई की थी। किसकी थी ये? एसबी देसाई की थी। शायद अभी कोई सर थे मेरे से कह रहे थे कि सर कोई कुछ किताबों के नाम नोट करवा दीजिए। कदम सर थे या विजय जी थे? भी अब हाँ व्हाट इज सोशल केस वर्क लिख लीजिए बनर्जी, सॉरी उसका क्या नाम है, व्हाट इज सोशल केस वर्क लिख लीजिए मैरी रिचमंड, और इंटीग्रेटेड का नाम लिख लीजिए आप, उनका शामिल कर लीजिए, क्या नाम उनका है? हाँ देसाई जी का नाम है ना, वो भी बहुत ही फेमस हैं। वो उनसे भी प्रश्न वगैरह जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। और एक नाम आता है वर्किंग विथ कम्युनिटी, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क में एसबी देसाई। और एक वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ का नाम आता है। वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ का नाम किसका लिखेंगे आप? सिद्दीकी का, हाँ HY सिद्दीकी। और सोशल वर्क इन इंडिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब, इम्पोर्टेंट। हाँ सोशल वर्क इन इंडिया, आप SK खिदुका का नाम लगाएंगे, SK खिदुका का नाम लगाएंगे। और इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अब, इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क में नाम किसका लगाएंगे आप? मुरली देसाई कर लीजिए, मुरली देसाई। हाँ आप हैमिल्टन का भी नाम लगाइए, कोई बात नहीं, वो भी हैं, ये भी हैं, दोनों लोग हैं। और एक मिनट, अच्छा ये बताओ जरा, आइडियोलॉजी एंड सोशल वर्क, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी एनालिसिस किसने बताया है? नहीं, आइडिया नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, आप ये लगाइए मुरली देसाई, इनको काटिए, इंट्रोडक्शन को काटिए, ये करिए मुरली देसाई, है ना, इनको कर लीजिए। हाँ इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क में ग्रेस मैथ्यू का नाम लगाइए। किसका नाम लगाएंगे? ग्रेस मैथ्यू का, सभी आता है। ग्रेस मैथ्यू है। हाँ। और जो आइडियोलॉजी एंड सोशल वर्क, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी एनालिसिस किताब है, वो ग्रेस मैथ्यू को लगा दीजिए। ठीक है सर, क्लियर हो गया? सर हिंदी में यही नाम है ना, विचारधारा, सामाजिक कार्य, ऐतिहासिक और हाँ 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 2002। हाँ यही। अच्छा एफ पल्स का नाम सुनी हो?
हाँ, एफ पल्स, ये रहा, मैंने लिख देता हूँ एफ। कितने लोग जानते हो इनको एफ पल के बारे में? नहीं पता सर। अरे किसी को नहीं मालूम इसके बारे में? इनकी पत्नी का नाम था लोरा। हाँ लोरा। वही वाले हैं तो हम सोच तो वही रहे, हमें लगा कोई और है। पता है। अच्छा, सोच वही रहे हो, लेकिन बताओ ना, कोई गलत बताओगे तो समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। बोला करो वही वाले हैं। वही वाले कौन है? अभी ये इसके आगे बोला नहीं आपने, वही वाले कौन बताओ, और भी बताओ तो सही है। सर सार केंद्र से लिखे हैं। हाँ हाँ, अच्छा। इनका आप कुछ बुक बता रहे थे, क्या बता रहे थे? ये गेस्टाल्ट में आते हैं, किस में आते हैं ये? हाँ गेस्टाल्ट में भी हाँ आप सर जी, क्या कह रहे हो मैडम, रिपीट? चलो अच्छा, तो बोलते भी हो इतना, एक बार बोलोगे फिर तो ऐसा नहीं बोलते कि पता ही नहीं चलता है, क्या बताएं। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि समाज का उच्चतर और निम्नतर श्रेणी में अगर आप विभाजन करने को दे दूं आप लोगों को, रेमंड मोदी। तो रेमंड मोदी। अरे मैं भाई पहले बात, सवाल तो पूरा मेरा सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा कि समाज का उच्चतर और निम्नतम श्रेणी में विभाजन के रूप दे दूं, तो आप उसे कहना क्या चाहोगे? क्या बोलोगे कि ये मैं वन्य वर्ग के बारे में बोल रहा हूँ? स्तरीकरण। अच्छा, स्तरीकरण, ओके, अच्छा। अच्छा, आप जानते हो स्टेक होल्डर किसे कहते हैं? स्टेक होल्डर, हितधारक। हित, रिसर्च में जो पार्ट लेते हैं ना, जैसे और लोग भी रहते हैं हाँ। जिनके ऊपर हमने रिसर्च किया है। हाँ, वही हो रिस्पोंडेंट। बस। अच्छा। अगर हम स्टेक होल्डर के बारे में बात करें ना, एक सिंपल सा, अगर आप परिभाषा बनाना चाहते हो तो बना लो। स्टेक होल्डर या स्टॉक होल्डर? स्टेक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर तो वो कॉमर्स में आ जाते हैं। हाँ, वो तो स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को नहीं कहते भैया हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, नया स्टॉक आ गया, पुराना स्टॉक, वो तो अलग। स्टेक होल्डर मतलब हितधारक होते हैं। हितधारक। ठीक है मैडम, चलो देखो, ये ना एक कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, अंशधारी, दुकानदार और समाज, इन सब मिलकर स्टेक होल्डर्स का गठन करते हैं। कर्मचारी भी रहेंगे, ग्राहक भी रहेंगे, आपूर्तिकर्ता भी रहेगा, दुकानदार भी रहेगा। समुदाय नहीं है वो, संगठन नहीं है, समाज नहीं है, वो स्टेक होल्डर है। ये सारे जो शब्द मैंने बताया है आपको, अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, दुकानदार और समाज, ये गठन किसका करते हैं? ये स्टेक होल्डर्स का करते हैं। स्पष्ट? हाँ। ठीक है। याद रखिएगा इसमें सभी लोग। समाज की विशेषता अगर आपसे बात करें तो जितना पॉजिटिव शब्द, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है सामाजिक विशेषता के बारे में, है ना, तो उन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो भी पूछ लेता है कभी कभी। उसको आप डिवाइड कर रहे हैं, समाज की विशेषता कैसे कैसे रूप में होता है, उसकी विशेषताएं, है ना। जी, अरे भाई काहे टेंशन ले रही हो, सब बताएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना, सारा बताएंगे, बस नोट करके रखे रहो दिमाग में। जो भी लय हमने बना रखा है जिस चीज़ को, उसी चीज़ को धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें पता होती चले, सारी चीज़ें। आपने नाम सुना है शिक्षा का अधिकार? हाँ जी सर, क्लास रिकॉर्डेड होगी क्या? हमको जाना पड़ेगा 10 बजे? हाँ, रिकॉर्डेड मैम, आप चले जाना 10 बजे, रिकॉर्डेड क्लास है, मिल जाएगी अभी। आपने नाम सुना है सभी लोगों, बस बताइए जरा मुझे, किसका नाम बता रहा था मैं? शिक्षा का अधिकार। हाँ, गुड गुड, शिक्षा का अधिकार, 2009। हाँ 2009।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 86वां संविधान संशोधन था ना, उस समय शिक्षा का अधिकार में अगर हम बात करें 2002 में 21A को ए में जोड़ा गया जो प्रावधान था वो था राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी जो बालक होंगे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य के लिए अपबंध या उपबंध की बात की गई थी, और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। नोट के लिए बहुत बच्चे लगाते हैं 2009 करके, 2010 लगाइएगा, लागू 1 अप्रैल 2010 अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, अनिवार्य शिक्षा 2010 याद रखिएगा। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आप सबके लिए। मानवाधिकार आप तो जानते ही होंगे, हालांकि इसकी घोषणा या अगर हम बात करें अंगीकरण के रूप में तो 10 दिसंबर 1948 है, लेकिन अगर जब हम बात करें सही तरीके से मानवाधिकार को लेकर संचालन होने में तो वो 1999 लगेगा, 1949 ये आप समझ के मतलब चलिएगा भाई। इन्होंने कहा अभी कि मानवाधिकार, अच्छा मानवाधिकार वर्ष, चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। मानवाधिकार वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया जाता है, किसी को मालूम है? एक 10 दिसंबर है, एक 12 अक्टूबर है। नहीं, मैंने वर्ष बोला है, शायद वर्ष ही पूछ रहे हो ना भाई। 1948 है वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाँ 1948। नहीं, मानवाधिकार अधिकारों का जो वर्ष है वो राष्ट्रीय है 1999-2000 मानवाधिकारों का वर्ष माना जाता है ना ये। नहीं पता सर। हाँ कर लीजिए के रूप में मनाते हैं इसको। जी। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल। वही तो मैं कह रहा था आपसे। हाँ, तो ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में, मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, और भी वर्ष अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे चर्चा कर लूँ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष युवाओं का, ये कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय? 1985। हाँ 75 बोले इसका था, 85 इनका था, परिवार का 81 था। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 85 है क्या? हाँ 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 सर सही है। तो ये कई बनाए गए हैं इसीलिए तो हम बोले हैं आपको बता दें। क्या चीज़ कई मनाए गए हैं? और क्या सर? देखिए, सबसे युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सबसे पहली बार जो है 2000 ही है, अगस्त 2000 है, और इस दिन को मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। फिर 17 दिसंबर 1999 को मनाया गया, 1998 को भी मनाया गया। हालांकि तो हर वर्ष में मनाया जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं। 85 है ये विश्व युवा दिवस की स्थापना जो है 85 में की गई थी, उसी समय से शायद मनाया जा रहा था, इसलिए बोला इन्होंने। हाँ सर नहीं वोमेंस का है ना 1975, उसी के साथ लिखा है मेरे पास। ठीक ठीक ठीक। 1985 ही लगाइएगा, सही है, ऐसी बात नहीं है, वो हर साल मनाया गया, ऐसी बात नहीं है, 1985 ही लगाइएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। अच्छा देखो, इसमें अगर हम बात करें ना, एक युवा दिवस होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, एक राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को, है ना, प्रति युवा दिवस के रूप में मनाया गया। तो वो जब मनाया गया था सबसे पहले 1984 में मनाया गया था, है ना। तो हम भारत में पढ़ते हैं और भारत में ही एग्ज़ाम भी देते हैं, तो यहाँ पे हमारे ही देश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985। 84 में सबसे पहली बार मनाया गया था, है ना, 1984 में। ठीक है मैडम, तो इसलिए आप याद रखिएगा अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, है ना, आरंभ सन 1984 में हुआ,
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? तो 1985 में घोषित किया गया था। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्यों 1985 इंडिया का। सर मानवाधिकारी का मतलब अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तो 1968 है सर, आपकी पीडीएफ से इसमें सारे पढ़े थे। कोई बात नहीं, क्या मानवाधिकार 1968? जी सर। नहीं, देखो यहाँ मैं अगर बात करूँ वर्ष 1999 और 2000 मानवाधिकारों का वर्ष के रूप में मनाया गया था, है ना। तो ये आपका सही है, इसको आप सही कर लीजिए, सन 1999 और 2000 में इसको करेक्ट कर लीजिए। अच्छा, हम बात करते हैं कि विश्व युवा दिवस के बारे में, और ये कैथोलिक गिरजाघरों के द्वारा आयोजित किया गया था। कैथोलिक गिरजाघर आपको तो मालूम होगा, युवाओं के लिए किए जाने वाली जो घटनाएं होती थी वो बेसिकली एक अगले वर्ष का विश्व युवा दिवस पनामा में मनाया जाएगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था, तो इसलिए हम वर्ल्ड यूथ डे जो मनाते हैं, है ना, तो वो भी अगर हम बात करें, वो भी कैथोलिक जो मैं बात कर रहा था वो भी आपका 1985 में ही स्टार्ट किया गया था। हाँ सर, इसमें एक नाम हाँ। की बहुत इम्पोर्टेंट है सर, उसकी भूमिका रहती है। नाम का जैसे अगर हम बात करें तो आप उनका नाम आप बता सकते हो, पोप जॉन पॉल। हाँ, पोप जॉन पॉल द्वितीय। हाँ, तो ये इन्हीं के द्वारा आप वहाँ पर नाम जो है कैथोलिक वुडस्टॉक के रूप में ये बेसिकली जाने गए थे, तो उनका आप नोट कर सकते हो। आपको बता दूं कि ये 12 अगस्त 2000 बोल रहा हूँ, 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय 12। 12। हाँ सर, वीडियो भेज दीजिए। कोई बोल रहा है, हम पुष्पा वीडियो भेज दीजिए। वीडियो तो एक मैंने वो कर रखा है भाई, अपलोड ग्रुप में मैसेज डाल दो। हम लोग को भी काटना पड़ेगा क्लास। जी थोड़ा सा आप ब्रेक देंगे, कब देंगे सर आप? रुको, तो अभी देंगे ब्रेक वगैरह। अच्छा, एक पारिवारिक विश्व दिवस विश्व अंतर ओ सॉरी एक वो मनाया जाता है ना, पारिवारिक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाँ, 1994 का है। हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सन 1994 का। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो उस समय मनाया गया था। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बस इतना ही है, 3-4 हैं। और महिला अंतर्राष्ट्रीय, ये भी याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। है ना, बच्चों वाला भी है। हाँ, अभी बच्चों की बात कर लेते हैं। सर अच्छा, विकलांग के दिवस याद जरूर करिएगा आप सभी लोग। दिवस जो है ना वो 8 मार्च को है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो होगा वो 31 दिसंबर 1975 वाला है, 1975 का है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है, हाँ, 1970। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष वही है ना, कब है बताओ? 1979। हाँ हाँ। 1979, वेरी गुड। ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया गया था, 1979 वाला, सर 1979। विकलांग के लिए अच्छा, बता रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ना, तो एक सम्मेलन हुआ था वो 1959 में। तो बाल अधिकारों की घोषणा के लिए वहाँ पे निर्धारित किए गए थे सभी अधिकार निर्धारित किए गए थे, और ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था। तो ये था आपका बाल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में। एक आपका वृद्ध अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष होता है। 1999। हाँ, सर यूएनओ वाला आपने कितना बताया, युवाओं वाला वर्ष यूएनओ का? यूएनओ का 1975 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो यूएन किसका? युवाओं का यूएनओ, अभी मैंने लिखा, देखा इसमें लिखा है मेरे पास, युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो यूएनओ द्वारा घोषित है वो है 2011। यूएनओ द्वारा, तो विश्व का है ना वो। तो मैंने तो अभी बता तो रहा था, एक आपको इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बताया है, एक आपको वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बताया है, जॉन पॉल के नाम बताया है एक तो। ठीक है। बाल वर्ष कितना बताया आपने? अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष अभी अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष क्या बताया था? 1979। हाँ, 19 जो 59 है वो बेसिकली
एक सम्मेलन हुआ था, उसमें सभी अधिकार दिए गए थे, उसमें सभी अधिकार दिए गए थे। ठीक है, ठीक है। सर बाल श्रम उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाँ, ये 2-3 बार क्वेश्चन में आ गया है, 2021। अच्छा, देखिए ये इसका ये बेसिकली जो है 1987 के जो एक पॉलिसी थी, लेबर पॉलिसी, चाइल्ड लेबर पॉलिसी वाला, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। 1987 के अंतर्गत सन 1994 में आया था, है ना, 1994। 1994 1986 से वो 19 नहीं, आप ये लिख रहे हैं ना राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन के बारे में ना, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि चाइल्ड लेबर पॉलिसी आई थी एक 1987 में, और उसी पॉलिसी के अंतर्गत 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन के परिप्रेक्ष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित हुआ, और 12 जून से 20 जून के बीच में इसको मनाया जाता है बाल श्रम उन्मूलन दिवस। सर, दिवस बताना सर एक बार। 12 से 20 जून। 12 से 20। हाँ सर, ठीक है। 12 जून तो वैसे भी लेबर डे है ना बच्चों का। 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। लेबर डे नहीं कह लो आप, निषेध जरूर जोड़ो वहाँ पे, अगेंस्ट जरूर बोलो, उसके निषेध कराया गया। बाल बच्चों के लिए कोई वो नहीं होता है ना। ठीक है, ठीक है। और क्या पूछ रहा था कोई बच्चा, और कुछ बोल रहा था कोई, और हो गया सारा? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता वर्ष दिवस तो आपको मालूम होगा, सभी लोगों को 3 दिसंबर को मनाते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी जो शुरुआत किया था वो हालांकि सन 1992 में शुरुआत किया था, लेकिन आपको बता दूं कि एक आपने नाम सुना होगा, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो वर्ष 2006 की है। सुना है किसी लोगों ने? हाँ, पॉलिटिकल लिखा है। हाँ, सर कितना 2006 का बताया? 2006 का कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, है ना। अच्छा, क्यों मनाते हैं पता है आपको? दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए, है ना, इसलिए मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष घोषित किया गया था 1981 में, है ना। पूर्ण भागीदारी और समानता की बात करता था उसमें, इसलिए दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है ना, दिवस भी इम्पोर्टेंट है और वर्ष भी इम्पोर्टेंट है दिव्यांगता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, जी फिर से बताएं, नहीं समझ में आया। सर रामसर कन्वेंशन के बारे में जितने भी अभी समय है इम्पोर्टेंट वो कह रहे हैं। अच्छा, कन्वेंशन के बारे में, संरक्षण के बारे में, बच्चों के संरक्षण के बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं क्या? नहीं सर, पर्यावरण से रिलेटेड। हाँ, तो अभी आएगा ना, अब इतना जल्दी जल्दी कहाँ उड़ रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ अभी आप लोग क्लास ऐसे थोड़ी कितना जल्दी समाप्त हो जाएगी, क्लास चलने वाली है, तो पूरा मुझे यूनिट आपका 10 तक समाप्त करना, तो अभी आएगा, बने रहो आप लोग। जहाँ जहाँ बीच बीच पूछ रहे हो वहाँ पे मैं चला हूँ। अभी तक मैं पहुँचा हूँ केवल कम्युनिटी तक, अभी कम्युनिटी के बाद रिसर्च वगैरह सारे पे करूँगा, है ना, सारे पे करूँगा, ये सारा समाप्त करूँगा, आप टेंशन मत ले। पूरा जितना आपका कन्वेंशन है सारा बताऊँगा, जनजातीय अधिनियम से रिसर्च भी थोड़ा सा चर्चा करूँगा। अभी उसमें मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, हर एक चीज़ों से तो मैं सारा बताऊँगा। अभी आपका यूनिट नंबर 3 चल रहा है, बस सारा ख़त्म करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कभी आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लो, सब लोग जाओ अभी थोड़ा सा डिनर वगैरह कर लो, है ना। ठीक है भाई, सर अभी कितने बजे ज्वाइन करते हैं आपको? जी